सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सार्थक संवाद में। खास मौके पर यह सार्थक संवाद है। खास इसलिए है कि छत्तीसगढ़ अपने राज्य की स्थापना के 25 साल पूरे कर रहा है। इस 25 साल को यादगार बनाने के लिए हर स्तर पर वृहद आयोजन हो रहे हैं और उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है वो यह है कि छत्तीसगढ़ को अपनी नई विधानसभा भी मिलने जा रही है। तो अब ऐसे दो मौके हो गए, एक छत्तीसगढ़ के 25 साल और दूसरा छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा। तो ऐसे मौके पर आज हम एक ऐसे शख्स के साथ हैं जो छत्तीसगढ़ की इस 25 साल की यात्रा के महज साक्षी नहीं है, बल्कि उनके हिस्से में बहुत कुछ करने का मौका भी शामिल रहा। 25 साल के दौरान उन्हें 15 साल इस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर दायित्व निभाने का मौका मिला और जिस विधानसभा का लोकार्पण मोदी जी के द्वारा होने जा रहा है उस मौके पर वह विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका में भी है। आप समझ ही गए, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की सियासत के सबसे बड़े चेहरे डॉक्टर रमन सिंह की, जो वक्त के साथ अब दलगत राजनीति से ऊपर आम आदमी की निगाह में सर्वमान्य नेता के तौर पर देखे जाते हैं। तो इस 25 साल की यात्रा और नई विधानसभा के लोकार्पण दोनों विषयों पर बात करेंगे आज डॉक्टर रमन सिंह जी। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका इस खास मौके पर। और शुरुआत यहाँ से करते हैं कि जब छत्तीसगढ़ राज्य का मध्य प्रदेश विधानसभा में संकल्प प्रस्तुत हुआ था उस समय पर भी आप उस सदन का हिस्सा थे। ईश्वर की कुछ आप पर ऐसी कृपा रही कि जब उस संकल्प को मूर्त रूप देने के लिए संसद में प्रस्ताव आया तो उस सदन का भी आप हिस्सा थे। तो जानना ये है कि जब प्रस्ताव आया था तब कितना भरोसा था और जब प्रस्ताव के अनुसार राज्य गठन होने जा रहा था तो कितनी उम्मीदें थी। थोड़ा अतीत के पन्नों को पलटेंगे हमारे साथ। ये यात्रा लंबी यात्रा छत्तीसगढ़ के निर्माण की, वो चाहे छत्तीसगढ़ का वो स्वरूप जब वो CPN बरार का हिस्सा था, नागपुर राजधानी हुआ करती थी। 56 में भाषा के आधार पे प्रांतों का जब गठन हुआ तो मध्य प्रदेश का गठन हुआ। उस समय भोपाल राजधानी थी और फिर 2000 आते आते एक संकल्प मध्य प्रदेश के विधानसभा में पास किया था और वो विधानसभा अशासकीय संकल्प था जी, शासन का भी संकल्प नहीं था, मगर उसकी खासियत थी कि सर्वसम्मति से पास हुआ। उसके बाद घटनाक्रम में तेजी के साथ बदलाव आया। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का छत्तीसगढ़ प्रवास हुआ, रायपुर में सभा हुई, लोकसभा का समय था। उन्होंने उस पूरे सभा में जोर शोर से घोषणा की कि 11 में 11 सीट दीजिए, मैं छत्तीसगढ़ राज्य आपको दूंगा। 11 सीट तो नहीं मिली मगर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। मगर जब लोकसभा में माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी इस बिल को प्रस्तुत कर रहे थे और उस समय लोकसभा में मेरी उपस्थिति थी, मैं राज्य मंत्री की हैसियत से था, तो उस दिन ये भरोसा हो गया। मध्य प्रदेश में तो लगता था कि सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने का मामला है, मगर जब दिल्ली में जब ये प्रस्ताव पास हुआ तो लगा कि अब छत्तीसगढ़ का निर्माण तय है। और ये संकल्प शक्ति माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की, आडवाणी जी की थी कि आज छत्तीसगढ़ का निर्माण हो चुका है। आपसे समझना चाहूँगा थोड़ा अतीत के पन्नों पर। उस समय वाकई आप लोगों को जरूरत लगती थी कि अलग राज्य की जरूरत है, या चूंकि कुछ करना होता है तो चलो अलग छत्तीसगढ़ राज्य की बात कर लें? क्योंकि उत्तराखंड के संदर्भ में देखें, झारखंड के संदर्भ में देखें तो बड़े जन आंदोलन दिखाई देते थे, पर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में ऐसे जनता सड़कों पर उतरी हो, नेता सड़कों पर उतरे हो, ऐसे दृश्य दिखे नहीं थे। तो फिर छत्तीसगढ़ की जरूरत महसूस क्यों हो रही थी? बड़ा जन आंदोलन इस रूप में नहीं हुआ, मगर छत्तीसगढ़ के निर्माण की बात छत्तीसगढ़ के लोगों के मन में बसी हुई थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ पूरे इस दौर में मध्य प्रदेश हो या CPN बरार हो क्षेत्रीय असंतुलन का शिकार रहा। डेवलपमेंट के कोई काम छत्तीसगढ़ में नहीं हुए। हम लोग विधायक थे मध्य प्रदेश में जी, एक एक छोटे छोटे काम के लिए हम लोग 2-2, 5-5 किलोमीटर की सड़क निर्माण के लिए 10-10, 20-20 चक्कर लगाना पड़ता था। मुख्यमंत्री महीने में, साल में 2 बार आ जाए छत्तीसगढ़ तो बहुत है। तो ये एक प्रकार से जनप्रतिनिधियों के मन में भी और आम आदमी के मन में भी विकास के ना होने की वजह से ये बात तो थी कि नया राज्य बनने से नई संभावनाओं के दरवाजे खुलेंगे। चलिए अब नया राज्य बना, आप तो एक अलग भूमिका में थे, केंद्र में मंत्री थे। अजीत जोगी प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के तौर पर हमारे बीच में आए
शुरुआती अनुभव कैसा रहा जब एक साथ आपके 16 विधायक भाजपा से कांग्रेसी हो गए? उस समय लगा नहीं गलती हो गई, छोटा राज्य कई तकलीफें देता है? क्या ऐसे किसी अनुभव से गुजर रहे थे, ये क्या कर बैठे हम? एक छोटे राज्य का निर्माण के बाद जो घटनाक्रम में परिवर्तन आया और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल में एक बड़ी टूटन हुई और विधायक हमारे कांग्रेस में चले गए। एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के अंदर और संगठन में भी और राष्ट्रीय स्तर में भी इस बात की चर्चा हुई कि ये जो राज्य है, छोटा राज्य है, यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ज़्यादा इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। उसके बाद वरिष्ठ नेताओं ने छत्तीसगढ़ के ऊपर फोकस किया। तो जब आप 2003 में अनायास मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाई दिए, क्योंकि कई चेहरे उस समय दिखाई देते थे डॉक्टर रमन सिंह जी के साथ, तो जब 2003 में मुख्यमंत्री बने तो कितनी उम्मीद के साथ मुख्यमंत्री थे? कितने दिन का हिसाब लगाए थे, इतने दिन तो मैं मुख्यमंत्री रह लूँगा? मैं जब इस विषय की भूमिका तब शुरू होती है जब मैं दिल्ली में केंद्र में मंत्री था। वेंकैया नायडू जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने मुझे अडवाणी जी के घर पे बुलाया, सारे वरिष्ठ नेता बैठे थे और वहीं बैठकर आमने सामने बात हुई कि डॉक्टर रमन, तुम्हें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जाना है। मैं समझ गया कि क्या भूमिका मेरी तय कर रहे हैं। मैंने कहा मैं केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने को तैयार हूं और मुझे कोई प्रदेश अध्यक्ष बनाए ये ज़रूरी नहीं, जो भी दायित्व में आप भेजेंगे मैं जाने का तैयार हूं। और उसी दिन भूमिका तय हुई कि मुझे छत्तीसगढ़ में संगठन में आना है। संगठन में आने के बाद उस समय की जो परिस्थितियाँ थी, जो एक प्रकार भय और आतंक का वातावरण था, उस वातावरण को तोड़ने की जवाबदारी थी। एक लंबी यात्रा बस्तर से लेकर सरगुजा तक चली। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा, केंद्रीय नेताओं ने आकर काफ़ी यहाँ पे योगदान दिया और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी। और उसका कारण भी यही था कि जो 3 साल के जोगी की सरकार थी, उस सरकार से ही छत्तीसगढ़ के लोगों ने महसूस कर लिया कि ये जो सरकार है वो छत्तीसगढ़ के लिए बेहतर काम नहीं करेगी। वो तो ठीक है, मेरा सवाल अनुत्तरित रहा। मैंने जानना चाहा कि जब आप मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे थे तो कितने दिन के हिसाब से ले रहे थे? भाई मध्य प्रदेश में जब भाजपा की सरकार थी 77 से 80 में 3 मुख्यमंत्री आपकी पार्टी दे चुकी थी। इसके बाद में जब 90 में मौका मिला तो 2.5 साल में अपनी सरकार खुद ही अपने हाथों से निपटा लिए थे। तो 2003 में जब मौका आ रहा था तो डॉक्टर रमन सिंह कितनी उम्मीद के साथ, दिन, महीने, साल, क्या हिसाब था? मैं जब मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की तैयारी में लगा था, उसी समय उसके पैरेलल भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को तोड़ने की साजिश चल रही थी। और वो साजिश चल रही थी, पैसे का लेन देन की बात थी, सरकार को ना बनने देने की षड्यंत्र चल रहा था। और उस घटनाक्रम को देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व यहाँ पे राजनाथ सिंह आए और अरुण जेटली आके बीजेपी कार्यालय में बैठ के उस षड्यंत्र का पर्दाफाश करके थाने में रिपोर्ट दर्ज कराए। और निश्चित बात है कि पहले दिन से ही षड्यंत्र की भूमिका रखी गई और ये लगता था कि क्या शायद और भविष्य में वो दिक्कत आएगी। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तोड़फोड़ करने वाली, मगर मुझे लगता था कि ये 5 साल का कार्यकाल चुनौतीपूर्ण पहले दिन से है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ के रखना पड़ेगा। जब आपने मुख्यमंत्री पद संभाला तो आपने अजीत जोगी से सत्ता संभाली थी। अजीत जोगी के संदर्भ में माना जाता है कि वो बड़े दक्ष प्रशासनिक अधिकारी रहे और प्रशासनिक दक्षता के साथ नए राज्य को स्वरूप दे रहे थे। आपने जब पदभार संभाला तो क्या आकलन रहा आपका? जोगी किस रास्ते पे थे? जोगी सरकार की दिशा क्या थी? और उस दिशा पर आगे बढ़ने के लिए आप तत्पर हुए या उससे अलग दिशा लेने के लिए आप मजबूर हुए? जोगी की सरकार की दिशा बिल्कुल अलग थी और छत्तीसगढ़ की तासीर के अनुसार छत्तीसगढ़ को विकसित करने की भावना, छत्तीसगढ़ के उस समय की आबादी 2 करोड़ के आसपास रही होगी, लोगों की जनता के मन में था। मगर जिस तरीके से अजीत जोगी ने छत्तीसगढ़ को चलाया, जो भय आतंक की कार्रवाई, रायपुर के सड़कों में राजनीतिक दलों की हत्याएं और जिस प्रकार की जातिवाद का जहर उगलने की साजिश चली, मुझे लगा कि ये रास्ता नहीं है। छत्तीसगढ़ शांति और सद्भावना से चलेगा,
छत्तीसगढ़ का रास्ता है सबको गले मिला के चलना और किसी को भी दुश्मन ना मान के एक स्पष्ट रूप से पूरे छत्तीसगढ़ को साथ लेके चलने का। और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़िया जो भाव है वो वही भाव है कि आप भय आतंक की बदौलत सरकार नहीं चला सकते, लोगों को सबको साथ लेके, और इसमें सफलता हासिल हुई। तो अपन 25 साल के सफ़र पे दृष्टि डालते रहते, क्योंकि अगर मैं आपके 15 साल की या 25 साल की अलग अलग बात करूँ तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। 25 साल पहले जो छत्तीसगढ़ था, तो बताया जाता है कि जन आकांक्षाओं के तहत राज्य का गठन हुआ, पर अनुभव ये आता है कि जन आकांक्षाओं पर कम ध्यान जाता है। नेताओं की आकांक्षाएं जरूर पूरी हो जाती हैं, एक मुख्यमंत्री है, 2 मुख्यमंत्री, मंत्रियों की संख्या बढ़ जाती है, बाकी चीज़ें बढ़ जाती हैं, पर राज्य कहाँ पहुँचा, राज्य के लोग कहाँ पहुँचे। तो ये समय आज उसका मूल्यांकन करने का 25 साल होने के बाद। डॉक्टर रमन सिंह अब दलगत राजनीति से ऊपर उठ चुके हैं, निरपेक्ष भाव से बता सकते हैं छत्तीसगढ़ कहाँ पहुँचा, कहाँ चूके और कहाँ हासिल किए। देखिए, छत्तीसगढ़ का निर्माण जिन जनता के विश्वास के आधार पे हुआ, मुझे आज भी ख्याल है 2003 का जब मैंने शपथ लिया तो छत्तीसगढ़ का कुल बजट 9,400 करोड़ का था जी। देश का सबसे बड़ा 9वां राज्य छत्तीसगढ़, जिसकी बड़ी आबादी, उसमें सीमित बजट पे काम करना। मगर मैं कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के उस निर्माण की यात्रा को एक सरसरी तौर से निगाह डाला जाए तो क्या था छत्तीसगढ़ 2000 में और क्या छत्तीसगढ़ आज 2025 में है। आप आश्चर्य करेंगे कि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार बजट को बढ़ा के, वो चाहे 9,000 करोड़ का बजट हो, बाद में 18 में वो 94,000 करोड़ का हुआ और आज वो 1,60,000 करोड़ 65,000 करोड़ का बजट हुआ। पर इस दौर की यात्रा में जो छत्तीसगढ़ की कमियां थी, छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, जिला राजमार्ग का जाल बिछाया गया। करीब करीब नेशनल हाईवे और ग्रामीण सड़कों को मिला के 40 से 45 हज़ार किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाया गया। आश्चर्य करेंगे कि इस 15 साल की कम पीरियड में छत्तीसगढ़ में प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल की गणना करें तो ये काल था 15 साल का छत्तीसगढ़ में, जहाँ स्कूलों का प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी करके करीब करीब 42,000 स्कूल खोले गए। ये स्थिति छत्तीसगढ़ में थी कि शिक्षक 1 लाख शिक्षक की भर्ती हुई, 70,000 पुलिस बल की भर्ती किया गया, पीएससी के माध्यम से करीब करीब 9,000 बच्चों का पीएससी में सिलेक्शन हुआ। और डेवलपमेंट का ये स्थिति थी कि छत्तीसगढ़ में निर्माण के समय 2200-2300 मेगावाट पावर जनरेशन होता था। आज यदि आप पलट के देखोगे तो आज करीब करीब 32,000 मेगावाट पावर जनरेशन हो रहा है। छत्तीसगढ़ कहाँ पहुँच रहा है, किस दिशा में जा रहा है। छत्तीसगढ़ आज देश के विकसित राज्यों की तुलना में इसलिए खड़ा है कि हमारे पास ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट IIM है, IIIT है, IIT है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, हिदायतुल्लाह लॉ यूनिवर्सिटी है, छत्तीसगढ़ के अंदर एम्स की स्थापना हो चुकी है। तो ये राष्ट्रीय स्तर के संस्थान छत्तीसगढ़ में आए, 2 मेडिकल कॉलेज से 15 मेडिकल कॉलेज। आप आश्चर्य करोगे कि 100-150 सीट मेडिकल कॉलेज में बच्चों के लिए छत्तीसगढ़ में था। आज कोई कल्पना करता है कि 2600 बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं और करीब करीब 700 बच्चे पीजी में उनका एडमिशन हो रहा है। ये छत्तीसगढ़ है जिसकी कल्पना की थी। एक नर्सिंग कॉलेज था। आज यदि छत्तीसगढ़ के कोई विकास की परिभाषा केरल से तुलना करेगा तो मैंने तय किया 84 नर्सिंग कॉलेज खुले, एक से बढ़ के 84। पॉलिटेक्निक कॉलेज में 6 गुना वृद्धि हुई, आयुर्वेद कॉलेज की वृद्धि हुई। सिर्फ 212 कॉलेज थे, बढ़ के 436 महाविद्यालय की स्थापना हुई, IIT, CPET की स्थापना हुई। ये जो डेवलपमेंट का जो मॉडल है, आश्चर्य करोगे आप कि छत्तीसगढ़ विकास के लिए तरस रहा था 2000 तक। नेशनल हाईवे बीजापुर का मिट्टी का था। मिट्टी का नेशनल हाईवे दुनिया में किसी राज्य के अंदर होगा ये मैं नहीं कल्पना करता, मगर छत्तीसगढ़ में था। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन उस सड़क को बनाने में असफल हुआ, छोड़ के भाग गए। हमने उस रोड को बना के नेशनल हाईवे को छत्तीसगढ़ के आखिरी कोंटा तक और वहाँ ब्रिज बनाने का काम किया और कनेक्टिविटी को पूरी तरीके से जोड़ने का काम किया। छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य ये था कि छत्तीसगढ़ के इंफ्रास्ट्रक्चर को
जानबूझकर कांग्रेस के शासन में मध्य प्रदेश के हिस्सा होने के समय छोड़ दिया गया। बिजली की ये स्थिति थी कि एक टावर गिरा दिया जाता है अबूझमाड़ के जंगल में और 14 दिन का ब्लैकआउट पूरा बस्तर में होता है, अंधेरे में पूरा संभाग रहता है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर था छत्तीसगढ़ के पास। आज 440 का लाइन है, 220 का लाइन है, 130 का लाइन है। अब बस्तर में कभी अंधेरा नहीं हो सकता। बस्तर में राष्ट्रीय स्तर के आप जवांगा के हमारा एजुकेशन इंस्टीट्यूट कॉलेज देखेंगे, करीब 2000 बच्चे वहाँ पर रह रहे हैं, आवासीय विद्यालय में रह रहे हैं। बीजापुर में प्रयोग किया हमने पोर्टा केबिन का प्रयोग। हिंदुस्तान में लोग चर्चा करते हैं कि ये पोर्टेबल केबिन क्या है। 16 स्कूल जब ध्वस्त किए गए तो सबको मिला के एक सेंटर में उस स्कूल को किया जाए, सारे टीचर को लाया गया और ये पोर्टेबल केबिन का प्रयोग वहाँ प्रयास का प्रयोग छत्तीसगढ़ में हमने पहली बार किया। आज वहाँ के बच्चे मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, आज वहाँ के बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हैं, डॉक्टर बन के आ रहे हैं, पीएससी में तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो उत्साह का वातावरण, जब मध्य प्रदेश से हम अलग हुए, जिसकी चर्चा छत्तीसगढ़ में शायद कम लोग करते हैं, और आपको मैं बताना चाहता हूँ, ट्राइबल का अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 20% था। शायद पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को याद नहीं होगा कि उसको 32% करने का काम डॉक्टर रमन या हमारी सरकार ने किया। ये मूलभूत परिवर्तन ये कभी नहीं होता। इतने शिक्षक की भर्ती, इतने पुलिस बल की भर्ती, जंगल वारफेयर की स्थापना हुई, आधुनिक शस्त्र दिए गए, थाने ऐसे थे कि कोई लूट के ले जाता था। छत्तीसगढ़ के थाने लगातार 12 थाने लूटे गए। यानी हिंदुस्तान के इतिहास में कभी थाने लूटने की घटना नहीं होगी, मगर छत्तीसगढ़ में थाने लूटे गए। 1-1 करोड़ के थाने का निर्माण किया गया, पुलिस बल की नियुक्ति हुई, पुलिस बल की संख्या बढ़ाई गई। इतने सारे मल्टी डायमेंशन जो काम छत्तीसगढ़ में हुआ, एजुकेशन के लिए, हेल्थ। बीजापुर का उस समय का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आप जाके देखते, जब हम लोगों ने उसको शुरुआत की थी उस समय सारी सर्जरी वहाँ होने लगी थी। दंतेवाड़ा का स्कूल, वहाँ का कलेक्ट्रेट, झीलों का निर्माण की प्रक्रिया। मैं कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में काम की इतनी आवश्यकता थी और उससे बड़ी चुनौती जिसके बारे में छत्तीसगढ़ बना, कुपोषण, IMR, MMR, माल न्यूट्रिशन, पलायन, ये चारों का उपाय क्या था, ये चारों की दवाई क्या हो सकता था, उसका रास्ता निकाला खाद्यान्न सुरक्षा कानून बना के। हमने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि खाद की गोदाम भरे हैं और उस गोदाम के नीचे सोने वाला मजदूर का बच्चा रात में भूखा सोए। हमने खाद्यान्न सुरक्षा में 65 लाख परिवार को 1 रुपया किलो चावल देने की योजना शुरू, नमक देने की योजना शुरू की, चना देने की योजना शुरू की, गुड़ देने की योजना की। ये खाद्यान्न सुरक्षा नहीं, पोषण सुरक्षा। 2013 में दिल्ली ने पोषण सुरक्षा को कानून बनाया। 16% ब्याज दर था मध्य प्रदेश के हिस्सा रहते किसानों का, 16%। डॉक्टर रमन के 15 साल के दौर में उसको 0% ला के किसानों के जीवन में परिवर्तन लाया। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बड़ा काम किया, किसान क्रेडिट कार्ड, जो शायद हिंदुस्तान के कृषि क्षेत्र का सबसे चमत्कारिक काम था। मगर उसी किसान क्रेडिट कार्ड में हमने इंटरेस्ट रेट को 16 से 0% कर दिया। तो ये जो जंप आया प्रोडक्शन में, जो आर्थिक स्थिति बनी, आज हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर कहाँ बिकता है? छत्तीसगढ़ में। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स में ग्रोथ किस स्टेट में है? छत्तीसगढ़ में। सबसे बेहतर लोहे का उत्पादन कहाँ हो रहा है? छत्तीसगढ़ में। पावर के जनरेशन में हम आज करीब 30-32 हज़ार मेगावाट पावर जनरेशन कर रहे हैं। स्टील के प्रोडक्शन में, स्पंज आयरन के प्रोडक्शन में 21%। हर 5वां छड़ हिंदुस्तान में कहीं घर बन रहा है तो छत्तीसगढ़ का, हर 5वां लोहा का सीमेंट की बोरी छत्तीसगढ़ की। ये छत्तीसगढ़ है जो आने वाले समय में हिंदुस्तान में उस ग्रोथ में, उस रफ्तार में बराबरी के साथ अन्य राज्यों के साथ खड़ा हो रहा है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण कि हिंदुस्तान में राजधानियां कहीं बन नहीं पाई, मगर हमने नया रायपुर बना के दिखाया कि छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान में कहीं कैपिटल बन सकता है। पूरी ज़मीन एक्वायर किया कोई बिना दिक्कत के, और आज मैं कह सकता हूं कि ग्रीन जो कैपिटल हमारा बन के तैयार है और विधानसभा बन के तैयार है, वो छत्तीसगढ़ की आने वाले 50-100 साल की यात्रा का मार्ग प्रशस्त। बहुत लंबा आपने बताया कहाँ कहाँ कितना बेहतर काम हुआ, लेकिन इस विसंगति पर भी तो बात होनी चाहिए ना। अच्छा तो आपने बताया डॉक्टर, 2008-9 में आप ये भोजन संबंधी पोषण का अधिकार जिसकी बात कर रहे हैं वो योजना लेकर आए।
1 रुपये किलो चावल वाली। और देखो राज्य आपने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, आप स्वयं ही फेरिस्त गिना दिए। छड़ हर 5वीं हमारे यहाँ बन रही है, बिजली 2200 मेगावाट थी 32,000 मेगावाट हो गई, धान की खरीद 3200 रुपये पर हो रही है। पर 2008-9 में 1 रुपये 2 रुपये किलो मिलने वाले चावल 65 लाख परिवारों को आज भी वो परिवार 1 रुपये 2 रुपये किलो ही चावल के लिए मोहताज है। अगर सब कुछ इतना बेहतर हुआ तो ये योजना अभी तक चलानी क्यों पड़ रही है? अगर छत्तीसगढ़ गठन आम आदमी तक विकास को पहुंचा पाया तो डॉक्टर रमन सिंह इस विसंगति के संदर्भ में क्या सोचते हैं? या डॉक्टर रमन सिंह को लगता है कि दौर चुनाव का है, दौर वोट का है, एक बार जो दे दिया उससे पीछे हटना सरकार के लिए संभव नहीं होता? वो कारण नहीं है। उस कारण को आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाने का प्रयास करता हूँ, जो ताकि हमारे दर्शक समझ पाएंगे। ये प्रश्न हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। छत्तीसगढ़ में जो कृषक हैं और भूमिहीन मजदूर हैं, इनका रेशो यदि आप देखोगे कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो खाते की स्थिति है और 1 एकड़ और आधा एकड़ जमीन के खातेदारों की संख्या करीब करीब आधे से ज़्यादा है, और भूमिहीन मजदूरों की संख्या जो कृषि करते हैं, जो अधिया में खेती लेते हैं, जो मजदूरी करते हैं किसान, क्या उनकी संख्या छत्तीसगढ़ में बहुत है। वो वर्ग जो मजदूरी करके किसानों के बीच लिए काम करता है, वो वर्ग हमेशा उत्पादन करता है मगर ज़मीन उसका नहीं होता। उस वर्ग के लिए जो छत्तीसगढ़ में जो योजना बनाई है, और जहाँ अनुसूचित जाति और जनजाति की आबादी 44% से ज़्यादा है, जहाँ बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कोंटा और उस दूरस्थ अंचल में जहाँ उत्पादन की क्षमता बहुत कम थी और आज भी है, मुझे लगता है कि कुपोषण की जो तकलीफ मैं जो बता रहा था, कुपोषण दवाई से ठीक नहीं हो सकता जब तक भरपेट खाना ना मिले। तो उसके लिए हमने रास्ता निकाला कि चावल, और आज भी मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ का एक वर्ग है जो धान बेचता है, जो 1,165 लाख मीट्रिक टन चावल बेच रहा है। 35,000 करोड़ उसके पास जा रहा है, किसान के पास। और वहीं किसान का एक दूसरा वर्ग भी है जो करीब करीब आधे की संख्या में है, जो मजदूरी करके जीवन यापन करता है। उसको 1 रुपया किलो चावल देना उनके जीवन की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में इस योजना को हमने लागू किया तो ये बस्तर और सरगुजा में लोगों ने कोदो, कुटकी और कनकी खाना बंद कर दिया। और ये आप देखोगे इसका असर पूरे के पूरे डाटा यदि आज निकाल के मैं पूरा डिस्कस करने के तैयार हूँ। IMR में फ़र्क क्यों आया, MMR में क्यों फ़र्क आया, इसके कुपोषण में क्यों फ़र्क आया, ये लगातार प्रहार जो चलता रहा उसका असर हुआ कि वो मध्यम वर्गीय गरीब परिवार और छोटा परिवार आज हमारे बेहतर तरीके से अपना पोषण कर रहा है। और इस योजना को मैं समझता हूँ मैंने जब लागू किया तो आलोचना हुई, मगर आज पूरे देश में योजना लागू हो गया। दिल्ली में कानून बना के खाद्यान्न सुरक्षा बिल पास किया गया और हमने उस पोषण सुरक्षा में आगे बढ़ के काम किया। इसलिए आज उसकी आवश्यकता है कि छत्तीसगढ़ में जो परिस्थितियाँ थी राज्य के निर्माण के बाद, अब धीरे धीरे हम बेहतर छत्तीसगढ़ की ओर आगे बढ़ रहे हैं। भविष्य में जब लगेगा कि अब इसकी आवश्यकता समाप्त हो गई है कि चावल देने का, उस दिन देखा जाएगा। मगर भविष्य में लगेगा ये तो जरूरी है। आप बड़े संजीदा किस्म के राजनीतिज्ञ हैं, दूरदर्शी भी हैं, इसलिए सवाल तो अभी भी आपके साथ जुड़ा रहेगा। अगर 2007-8 में डॉक्टर रमन सिंह के दौर में शुरू हुई योजना 18 साल बाद भी उसी स्वरूप में बरकरार रखने के लिए सरकार मजबूर है और सरकार 2047 नवा अंजोर का विजन प्रदेश के सम्मुख प्रस्तुत कर रही है, क्या डॉक्टर रमन सिंह का आकलन है कि 2047 में जो नवा अंजोर है, जो विकसित छत्तीसगढ़ है, उसमें ये 65 लाख परिवार 1 रुपये 2 रुपये किलो चावल के लिए मोहताज रहेंगे, या ये दृष्टि जा रही है कि तब तक ऐसी जरूरत की स्थितियों को खत्म कर देंगे? वो विकसित छत्तीसगढ़ होगा जिसमें ऐसे अनुदान के भरोसे पर, ऐसी राहत के भरोसे पर पोषण उपलब्ध कराने की मजबूरी नहीं रहेगी। सवाल तो है ना? नहीं, 2047 की यात्रा तो लंबी है, मगर छत्तीसगढ़ में मैं समझता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आदमी की आवश्यकता चावल नहीं है, उसके जीवन की बहुत सारी आवश्यकता है। उसको हेल्थ फैसिलिटी चाहिए, उसको अपने लिए घर की अवस्था चाहिए, उसको बिजली चाहिए, पानी चाहिए। चावल उसके जीवन का एक बहुत छोटा हिस्सा है। सरकार की तरफ से उसे यदि ये लाभ मिलता है तो वो
अपने मर्जी से फिर वो काम करने की तय करता है। पहले क्या होता था कि मालिक तय करता था कि वेजेस उसको क्या दिया जाए, आज नौकर तय करता है या वहाँ खेत में काम करने वाला कि उसको क्या वेजेस दिया जाए, उसकी पसंद से वो काम में जाता है। पहले वो मजबूरी में जाता था, पहले अधिक खेती होती थी, बाढ़ी में अनाज दिया जाता था। छत्तीसगढ़ की बड़ी पुरानी परंपरा है, किसान तैयार करता था, खेती करता था और जब उत्पादन होता था उसका आधा हिस्सा जिससे कर्ज लेता है दिया जाता। छत्तीसगढ़ की बाढ़ी की प्रथा समाप्त हो गई, छत्तीसगढ़ में बेगारी की समस्या समाप्त हो गई। छत्तीसगढ़ में 6 लाख पलायन से घट के 30,000 ₹1 किलो चावल यदि यहाँ मिल रहा है तो बॉम्बे में, कलकत्ता में 50 रुपये किलो चावल लेने मजदूरी करने क्यों जाएगा। वो सोचा कि ये छत्तीसगढ़ ही बेहतर है, तो वो पलायन 6 लाख से घट के अब 20,000 50,000 तक आ गया है। ये छत्तीसगढ़ की सफलता है। चाउर वाले बाबा के रूप में पहचान मिली आपको, अभी भी बातचीत में आपको चावल भूलता नहीं है। और छत्तीसगढ़ की सियासत में 2003 में भी चावल कारण था, 2008 में भी था, 2013 में भी था, 2018 में भी था और आप भी मानेंगे कि 2023 में भी था। ये छत्तीसगढ़ कब तक चावल की सियासत पर आगे बढ़ता रहेगा, इस पर कोई दृष्टि है डॉक्टर भी? पेडी छत्तीसगढ़ की संभावनाओं का मूल वो है। आप यदि हमारे नए विधानसभा में घुसोगे, उस विधानसभा के जो सदन हमारा कक्ष है उसको घुसते ही देखोगे तो लगेगा धान का कटोरा है, धान की बालियां हैं, उसमें हरियाली है, तो आपको लगेगा कि ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के डीएनए में, रग रग में धान है। पेडी को पॉवर्टी से जोड़ा जाता था, मगर मैंने कहा नहीं, पेडी से पॉवर्टी नहीं, पेडी ही ऐसा है जो छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी को परिवर्तन करने में सक्षम है। और आज वो स्वरूप हमने विधानसभा में भी दिखाने का प्रयास किया है। मतलब पैडी को पॉवर्टी से देखा जाता था, डॉक्टर साहब का मानना है कि पैडी पॉलिटिक्स के संदर्भ में महत्वपूर्ण कारण है। पॉलिटिक्स से नहीं, उनके जीवन में परिवर्तन का एक शस्त्र है। और इससे तो आप उम्र के उस मुकाम पर हैं, राजनीतिक चढ़ाव की भी उस मुकाम पर हैं, जैसे आप तो खरी खरी बात करते थे। क्या आप नहीं मानते कि छत्तीसगढ़ की सियासत में सब कुछ एक तरफ और चावल का दाम एक तरफ, इसके संदर्भ में कुछ तो कहिए। चावल यदि दाम एक तरफ होता तो सरकार नहीं बदलती। वो भी चावल खरीद रहे थे, हम भी चावल खरीद रहे हैं। सरकार बदलने के कारण बहुत दूसरे होते हैं। रमन सिंह जी आज भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि 2018 में उनकी सत्ता से विदाई चावल के दाम के चलते हुई? देखिए, एक बार 3 में, 8 में, 13 में, 15 साल तक मुख्यमंत्री के हैसियत से काम करने के बाद एक पड़ाव आया जिसमें कहीं न कहीं हमने जो बात घोषणा पत्र में जो बातें कही थी उससे थोड़ा से कम रह गए हम। वो एक वजह हो सकता है, मगर मैं कहता हूँ वही चावल, वही सरकार की योजनाएं जो पिछले चुनाव में हम पीछे रहे, मगर आज फिर योजना सर चढ़ के बोल रही है। और आज सबसे महत्वपूर्ण योजना छत्तीसगढ़ में वही है जिसके लिए 3, 8, 13 में हम जीते थे और इस बार का चुनाव भी उसी में जीते हैं। तो कुल मिलाकर डॉक्टर साहब आखिरी में मानेंगे हाँ चावल कारण तो है, पर 15 साल पे हमने काफी बात की, पर फिर 5 साल का कालखंड आया। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार आई। ऐसा बहुमत तो आपके हिस्से में भी नहीं आया था और विष्णुदेव साई जी के भी नेतृत्व में आया। उन 5 साल के संदर्भ में दृष्टि क्या है डॉक्टर रमन सिंह जी की? आपका काम कितने आगे बढ़ा? मेरे द्वारा या सरकार के काम, मेरा काम यानी सरकार का काम, बीजेपी सरकार के, आप सरकार के मुखिया थे, 15 साल के काम में छत्तीसगढ़ का मान सम्मान गौरव बढ़ा। नीतिगत फैसले लेकर राज्य में औद्योगिकरण से लेकर कृषि और दूसरे क्षेत्र में हमने भी तरक्की की। जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई, नीतियों में जिस प्रकार से तोड़ मरोड़ किया गया, ये बोला जाता है ना पॉलिसी से क्या होता है, पॉलिसी से ही सब कुछ होता है। यदि हमारी पॉलिसी को लगातार वो सरकार चलाती रहती तो आज जितने लोग जेल के अंदर हैं, जितने लोग बड़े बड़े अपराध हुए, हजारों करोड़ का घोटाला हुआ। कोयले का ही उदाहरण मैं देता हूँ। एक पॉलिसी थी, कोयले को निकालने के लिए ट्रांजिट पास जो दिया जाता है उसको हमने ऑनलाइन किया था। मैनुअल इंटरफेरेंस का कोई जगह नहीं था। ऑनलाइन को कांग्रेस की सरकार ने 1 लाइन का फैसला लिया, ऑफलाइन कर दिया। आदमी को जाके वहाँ पे भोग चढ़ाना पड़ेगा। और आज ऑफलाइन और ऑनलाइन की वजह से 10-15 हज़ार करोड़ का घोटाला भी हुआ। बाकी जिसने उस काम को किया था वो अधिकारी आज भी परेशान हैं, चाहे बाकी लोग जेल के अंदर हैं।
तो नीतिगत फैसले का दूरगामी परिणाम उद्योग जगत में भी होता है और प्रदेश की इकोनॉमी। शराब के लिए नीति, हमने नीति बनाई थी बड़ी खुली। जैसे ही आपने शराब पिया, आपने शराब की पॉलिसी बदल दी। यानी हिंदुस्तान में आज तक किसी राज्य में ऐसा नहीं होता होगा कि सरकारी दुकान में शराब बिके और वहाँ का पैसा एक आधा पैसा खाते में जाए, गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जाए और आधा किसी पार्टी के खाते में जाए। ये दुनिया में मैं नहीं समझता कि किसी राज्य में इस प्रकार के भ्रष्टाचार का कोई नमूना देखने को मिला। आज उसके ऊपर केस चल रहे हैं। यदि आप नीति ढंग से बनाते हैं और नीति के साथ साथ नीयत भी ठीक होनी चाहिए। नीयत यदि आपका ठीक नहीं है तो नीति का क्रियान्वयन आप कर ही नहीं सकते। ये 5 साल इसी उलझन का रहा, 5 साल इसी विवाद का रहा और इसलिए सरकार को जाना पड़ा। भूपेश बघेल जन संघर्ष से निकले हुए नेता थे, जन संघर्ष करके मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे थे। उनके 5 साल के कामकाज के संदर्भ में रमन सिंह का अनुभव क्या बोलता है? दिक्कत नीति के स्तर पर थी या नियत के स्तर पर थी? नीति और उसका क्रियान्वयन, नियत और नीति यानी योजना बना रहे हैं, उसका क्रियान्वयन गलत तरीके से हुआ और उसमें यदि आपने नीति भी यदि ठीक बनाते हो और नियत गलत है तो उसका क्रियान्वयन नहीं हो सकता। नियत ठीक होनी चाहिए। अब 2 साल तो विष्णुदेव साय जी के हैं, ठीक है, आपकी पार्टी के नेता हैं, पर इन 2 साल में छत्तीसगढ़ की कार्य संस्कृति में कोई बदलाव आया या 5 साल में जो संस्कृति विकसित हो गई उस संस्कृति को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं? नहीं, देखिए, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनी है और छत्तीसगढ़ में एक ट्रैवल मुख्यमंत्री के रूप में सामने आए हैं। अनुभवी हैं, 3 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे, केंद्र में मंत्री रहे, विधायक रहे, सांसद रहे, बहुत सारे अनुभव लेकर आए हैं। और जो वादा चुनाव के समय घोषणा पत्र में हम सब ने सामूहिक रूप से ली थी, उसका क्रियान्वयन करने की जवाबदारी मुख्यमंत्री की है। वो 3100 रुपया क्विंटल में धान खरीदी, 21 क्विंटल धान खरीदी की बात हो, 2 साल का बोनस देने की बात हो, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना में 650 करोड़ हर महीना देने की बात हो, ग्रामीण विकास और बस्तर और सरगुजा में बेहतर विकास की काम की बात हो, तो मुझे लगता है कि विष्णुदेव जी के स्वभाव का असर है, नीतियों का असर है कि जिस नक्सल समस्या के लिए हम लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, सरगुजा में तो ठीक है नक्सल समस्या समाप्त हुआ, मगर बस्तर में ऐसी नीतियां बनाई कि आज बस्तर शांति की दिशा में जा रहे हैं। रमन सिंह जी को कभी अखरता नहीं है? एक मौका और मिलना था, 15 साल में काफ़ी कर लिए थे। नहीं, मुझे ये लगता है कि पार्टी ने मुझे इतना कुछ दिया है। अरे आपके लिए थोड़े पूछ रहे हैं, प्रदेश के लिए मैं पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ। मैं पार्षद से केंद्र में मंत्री बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, दिल्ली में मंत्री रहते हुए काम किया, 1 बार 2 बार 3 बार केंद्र में मंत्री बनाया। किसी आदमी को कोई राजनीतिक दल इतना भी दे सकता है, ये मेरी कल्पना नहीं थी। आज मैं एक नए दायित्व में हूँ, विधानसभा अध्यक्ष, और मेरा ये हमेशा जीवन का लक्ष्य रहा है कि मुझे जो जवाबदारी मिले उसको मस्ती के साथ, पूरी तन्मयता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ क्रियान्वयन करें। आज मैं स्पीकर की हैसियत से एंजॉय कर रहा हूँ। मैं विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर आजकल खूब किताब भी पढ़ रहा हूँ, विधानसभा के संबंध में किताब भी लिख रहा हूँ और इस नई पारी को एंजॉय कर रहा हूँ। इसलिए मैं नहीं समझता कि मैं 1 डाउन और 2 डाउन 3 डाउन में खेलने के लिए आऊँगा। मैं समझता हूँ कि उस तरफ की एक पारी की मेरी बैटिंग हो गई है, अब मैं दूसरी पारी में खेल रहा हूँ। लेकिन अगर आपको इसमें इतना ही आनंद आ रहा है और लोग महसूस कर रहे हैं कि रमन सिंह को वाकई आनंद आ रहा है, तो जब भी कोई पद रिक्त होता है तो उसमें रमन सिंह का नाम क्यों आता है? महाराष्ट्र का गवर्नर खाली होता है तो रमन सिंह गवर्नर बन के जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति के संदर्भ में व्यक्ति का चयन हो रहा है, रमन सिंह दिल्ली जा रहे हैं, वो लोग उपराष्ट्रपति रमन सिंह बनाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के संदर्भ में भी चर्चाओं में लोग रमन सिंह का नाम ले लेते हैं। आपकी वर्तमान भूमिका से आप संतुष्ट नहीं हो या पार्टी संतुष्ट नहीं है? भाई हर नाम पर आपका नाम क्यों आ रहा है? मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ। पत्रकार मेरे ऊपर ज़्यादा मेहरबान है जी, वो कहीं ना कहीं मेरा नाम किसी न किसी रूप में चला देते हैं। मैं दिल्ली जाना कम कर दिया हूँ जी, नहीं तो हर बार दिल्ली जाता हूँ तो कुछ न कुछ बातें चलती है, मगर इसमें कोई महत्वाकांक्षा पालने की ज़रूरत नहीं है,
केंद्रीय नेतृत्व जब जिसको जिस भूमिका में देता है उसको करना चाहिए, और मैं उस बात को 100% मानने वाला हूँ। मुझे एक नई भूमिका में दिया गया है, कुछ जवाबदारी के साथ इस विधानसभा का अध्यक्ष बना हूँ। इस काम को मैं अच्छा कर लूँ, यही मेरी आज के तारीख में लक्ष्य यही है मेरा। तो अब उस भूमिका के संदर्भ में भी बात कर लेते हैं जो विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर आपको मिली। कितना रास आ रही है ये भूमिका? किताब पढ़ने के लिए विधानसभा अध्यक्ष बने? किताब भी पढ़ना, जिंदगी की आनंद भी लेना, किताब लिखने के भी काम है। विधानसभा के विधायकों के साथ ये काम मुख्यमंत्री के रहते जो मैं करता था, अब मेरे साथ 90 विधायक हैं। मैं 90 विधायकों का अध्यक्ष हूँ। पक्ष का विपक्ष का उनके साथ बात करना, उनकी समस्याओं को सुनना, निराकरण करना, विधानसभा का बेहतर संचालन करना, विधानसभा की प्रतिष्ठा को बढ़ाना, एक नई भूमिका में हूँ। उस भूमिका को करने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये इसमें बेहतर काम करूँ। तो 90 विधायकों को जो आप अध्यक्ष हैं, तो किसकी मदद ज़्यादा मिल रही है? विष्णुदेव साई जी की ज़्यादा मिल रही है, चरणदास महंत जी की मिल रही है, भूपेश बघेल जी आजकल मित्रता ज़्यादा निभा रहे हैं? हमारे मुख्यमंत्री जी का निश्चित रूप से विष्णुदेव साई जी के साथ मैं लंबे समय तक काम किया हूँ। आज भी नई भूमिका में उनके साथ खड़ा हूँ, तो वो अपनी भूमिका को और अपनी मर्यादा के साथ वो हर काम का संचालन करते हैं। जहाँ तक सवाल है कि चरणदास के साथ क्या संबंध है या भूपेश जी के साथ क्या संबंध है, तो विपक्ष में चरणदास जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके साथ निश्चित रूप से हमेशा अच्छे संबंध रहेंगे ही, उससे दूर होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। भूपेश के साथ भी जो संबंध जैसे थे वैसे ही हैं जी। कोई कैसे थे? नहीं, जैसे संबंध थे वर्षों से वैसी हैं। हम लोग सभी विधायक हैं, अलग अलग क्षेत्र में जवाबदारी के साथ काम करते हैं, तो उनकी भूमिका अपनी भूमिका है, मेरी अपनी भूमिका है। ये नई विधानसभा का लोकार्पण आप करा रहे हैं, पर अनुभव तो ये आ रहा है कि आजकल विधानसभा की बहुत जरूरत सरकारें महसूस नहीं करती। संवैधानिक बाध्यता के तहत जितने दिन सेशन चलाना है उतने दिन चल जाता है। क्या कहते हैं रमन सिंह जी? मेरी ये मान्यता थी कि जैसे ही मैं मुख्यमंत्री के उस कालखंड में रहा, तो मुझे लगा कि छत्तीसगढ़ की विधानसभा जो एक जल संसाधन विभाग का रिसर्च इंस्टीट्यूट था, उस जगह पे इस विधानसभा की स्थापना हमने की है, और विधानसभा के दायित्व का पूरा निर्वहन यहाँ पे हो नहीं पाएगा। आगे आने वाले समय में नए विधानसभा का सीमांकन होना है जी। करीब 20 से 25% सीट बढ़ेगी। वो सीट बढ़ने के साथ साथ यदि आज हम 90 हैं तो 120-25 तक पहुंच जाएंगे, और उसके आगे आने वाले 25-30 साल बाद फिर से होगी तो 150-200 तक हो जाएंगे। तो हमने भविष्य की योजना को लेकर आने वाले 50-100 साल के लिए योजना बनाई है, और आज वहाँ 200 सीटों का एकोमोडेशन जगह है, 500 सीटों का ऑडिटोरियम है पत्रकारों के लिए, और दर्शक दीर्घा में करीब 325 सीट वहाँ पर रखा है। एक ग्रीन और इको फ्रेंडली, जिसमें सोलर एनर्जी भी है, जिसमें वाटर के लिए, पानी के लिए को बेहतर तरीके से उसके संचालन के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था है। तो एक प्रकार से छत्तीसगढ़ की विधानसभा, यहीं का सीमेंट, यहीं का लोहा, यहीं की बस्तर की लकड़ी का, सैगोन की लकड़ी का फर्नीचर, यहीं की मिट्टी, यहीं का मजदूर, यहीं काम, तो ये पूरा स्वदेशी मॉडल पे हमारा विधानसभा तैयार हुआ है, जो आने वाले 50-100 साल के लिए छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट की कहानी लिखेगा। और अपनी भूमिका में वहाँ हमने एक तय किया है कि 25 साल की यात्रा के संदर्भ में एक विधानसभा के अंदर ही एक रिसर्च के लिए कक्ष बनाएंगे, जिसमें विकास, संसदीय विकास की यात्रा के संबंध में लोगों को ज्ञान मिलेगा, जानकारी मिलेगी। वो तो ठीक है, आपने भवन तो बहुत सुंदर बनाया है, आप लगातार जायजा भी लिए, तैयारी भी आपने अच्छी की है, अटल जी के प्रति आपकी बड़ी श्रद्धा रहती है तो उनकी प्रतिमा भी आपने लगवाई दी है, वो तो सब ठीक है। पर वो कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जो दिन विशेष में खुलते हैं, तो ये लोकतंत्र का मंदिर भी आजकल देश में ऐसा लगता है कि दिन विशेष के लिए भर रह गया। जिस लोकतंत्र के मंदिर में संवाद होना था, चर्चा होनी थी, विमर्श होना था और नतीजे पर पहुंचना था, वहां पर सरकार अब अपने आप को सहज महसूस नहीं करती। डॉक्टर रमन सिंह, इस विसंगति के संदर्भ में कोई दृष्टि देखते हैं? इतने संसदीय सम्मेलनों में आप शिरकत कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता है
इन विधानसभाओं की बैठकें बढ़नी चाहिए। ये इस बात के लिए हर विधानसभा में करीब करीब सहमति है, और जब हम स्पीकर के कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं पूरे देश भर के और कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन सीपीए की बैठकों में जाते हैं, तो इस बात की चिंता हर जगह है कि बैठकों की संख्या जो पहले थी वो कम होती जा रही है, और बजट जैसे विषय में भी गिलोटिन होता है और उसको पास कर दिया जाता है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हर विधानसभा में ज़्यादा डिस्कशन हो, ज़्यादा चर्चा और विचार विमर्श हो, और विधानसभा का काम ही विधान बनाना है, कानून बनाना है। उस कानून के बनाने की प्रक्रिया में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी हो। मगर मैं कहता हूँ कि विधानसभा सिर्फ 80 दिन चलता है, ये नहीं होता। विधानसभा 365 दिन चलने वाली संस्था है। विधानसभा के बैठक जब स्थगित होते हैं तो हमारी जो अलग अलग 12-15 समितियां हैं, पीएससी की समिति है, पब्लिक अकाउंट कमेटी है, अन्य कमेटियां हैं, जो फाइनेंशियल कमेटी है, उसकी लगातार बैठक होती है, और ये डिपार्टमेंट के कामों की समीक्षा, सीएजी की रिपोर्ट की समीक्षा करती है। तो मुझे लगता है कि बाकी दिनों में भी 365 दिन विधानसभा सक्रिय रहता है, विधायक सक्रिय रहते हैं, समितियों के अध्यक्ष सक्रिय रहते हैं, और ये जो ब्यूरोक्रेसी है उस ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने के लिए, उसको संतुलित करने के लिए ये समितियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। डॉक्टर रमन सिंह, विष्णुदेव साय और चरणदास महंत तीनों ही शख्स संबंधों की दृष्टि से धनी माने जाते हैं, सदव्यवहार के लिए ख्यात हैं, परस्पर संबंध भी ठीक हैं। डॉक्टर रमन सिंह की इच्छा नहीं है कि देश में एक रोल मॉडल बने। अगर नया विधानसभा परिसर बना है तो ये विधानसभा बैठकों के संदर्भ में देश में एक नज़ीर बने, बैठकें नियमित रूप से हों, दीर्घ अवधि तक हों। इस दिशा में कुछ पहल वहल करने का मन है? बिल्कुल प्रयास होगा, और मुझे लगता है कि इसमें नेता प्रतिपक्ष या मुख्यमंत्री जी या मैं तीनों इस विषय को लेकर चिंतित हैं। आने वाले समय में प्रयास होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बैठकें हों, ज़्यादा से ज़्यादा विधायी काम हो, ताकि छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, जिनके लिए विधानसभा बना है, जिनके लिए ये पूरी प्रक्रिया हम करते हैं, उनके लिए हम बेहतर काम कर सकें। देश में तमाम शख्सियत मौजूद हैं। नवीन विधानसभा के लोकार्पण के लिए आपने नरेंद्र मोदी जी को चुना, विशेष तौर पर आमंत्रण देने के लिए आप दिल्ली गए थे। नरेंद्र मोदी जी क्यों? आज देश में नरेंद्र मोदी जी से बेहतर संसदीय प्रक्रियाओं का जानकार और उसका लगातार क्रियान्वयन करने वाला व्यक्ति 24 साल की यात्रा, मुख्यमंत्री के तौर में, फिर प्रधानमंत्री के तौर में कंटिन्यूअस, और कोई आदमी अपने दायित्व के प्रति इतना ईमानदार हो सकता है कि 24 साल में 25वें साल की यात्रा में एक दिन छुट्टी ना ले। जो गुजरात में मुख्यमंत्री बनते ही भीषण अर्थक्वेक हुआ, उसको संभालते हुए गुजरात को एक नई दिशा में ले जाने का काम किया। फिर दिल्ली आने के बाद लोकसभा में और हिंदुस्तान के चेहरा बदलने का काम किया। देश को मान सम्मान और गौरव ही नहीं बढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में आज भारत से चर्चा के बिना कोई अंतर्राष्ट्रीय विषय में बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। एक शक्ति के रूप में, जो बोलते हैं ना 10वें नंबर पे थे भारत, आज तीसरे और चौथे नंबर में आ गया, और आने वाले समय में तीसरी महाशक्ति बनेगी। तो ऐसा काम करने वाला व्यक्ति, और मेरे विशेष संबंध इसलिए हैं कि जब मैं मुख्यमंत्री था और उस मुख्यमंत्री के पहले मैं संगठन में था, तब मैंने उनकी भूमिका को में काम किया है। जब महामंत्री संगठन थे उस समय उनकी भूमिका में किया है। यात्रा का जब संचालन करते थे तब से नरेंद्र मोदी जी के साथ में बैठता था, फिर मुख्यमंत्री के नाते गुजरात में जाके उनसे बात करता था। मेरे सभी प्रमुख योजनाओं में मैंने मोदी जी को ही बुलाया, वो चाहे खाद्यान्न सुरक्षा बिल का चावल वितरण का काम हो तो मोदी जी को हमने आमंत्रित किया। हर बड़े अवसर में मोदी जी छत्तीसगढ़ आए हैं, छत्तीसगढ़ से उनका विशेष लगाव है। ये इतना बड़ा अवसर था कि जब वो लोकसभा का नए भवन का लोकार्पण कर रहे थे, मैंने उसी दिन तय कर लिया था कि जब ये लोकसभा का लोकार्पण कर रहे हैं तो हमारे विधानसभा में भी इन्हीं को ही बुलाया जाएगा। ये रिकॉर्ड होगा कि कोई प्रधानमंत्री किसी विधानसभा के लोकार्पण में उपस्थित हो, तो ये मोदी जी का चमत्कार है। और इस चमत्कार को आप भाप कब गए थे? आपने बताया कि पहले भी जब मैं कार्यक्रम करता था महत्वपूर्ण तो मोदी जी को बुलाता था,
कब जान गए थे आप कि मोदी जी यहाँ तक पहुंच जाएंगे? नहीं मैं मुख्यमंत्री तो आपके साथ ही थे, मुख्यमंत्री हम लोग और भी बहुत मुख्यमंत्री थे। साथ ये मोदी जी की संभावना इतनी बड़ी आपने कब जांच ली? नहीं, मोदी जी के काम करने का तरीका और देश के प्रति उनका चिंतन और लगातार मेहनत करने की क्षमता से ये हम सबको लगता था, क्योंकि जब चुनाव आखिरी लोकसभा का हुआ 2009 नहीं, मोदी जी का 14 में प्रधानमंत्री बनने के पहले मैं अचानक उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैं कहीं बाहर था, तो बोले कहाँ हो तुम? तो मैं बोला कि मैं किसी कार्यक्रम में था छत्तीसगढ़ के बाहर। बोले आ जाओ। और वो समय था जब लोकसभा के चुनाव के मतदान हो चुके थे, वोटों की गिनती बाकी थी, मगर उनके ऑफिस में जाके ही मुझे समझ में आ गया कि ये दिल्ली के लिए कूच कर गए हैं। ये आत्मविश्वास विरले आदमी के अंदर रहता है कि पूरे सामान बांध की तैयारी कर रहे थे। मैंने कहा कब पहुंच रहे हैं दिल्ली? तो बोले बस अब चुनाव का रिजल्ट आ जाए। तो ये ऐसा व्यक्तित्व हिंदुस्तान में बिरले पैदा होते हैं जो मोदी जी के अंदर क्षमता है। क्या उम्मीद कर रहे हैं मोदी जी से? तो ये मोदी जी का ही चमत्कार है, अमित शाह का ही चमत्कार है कि मार्च 2026 को छत्तीसगढ़ पूर्णतः नक्सल समस्या से मुक्त होगा और विकास की नई दिशा तय होगी। उसमें मोदी जी की भूमिका उस दौर में और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। बैठक कब करेंगे? दिसंबर में बैठक। हमारा सत्र, शीतकालीन सत्र इस बार नए भवन में ही प्रस्तावित है और नए भवन में हम बैठेंगे। और पुराने भवन के संदर्भ में क्या योजना है? उसके बारे में मुख्यमंत्री जी से बात हुई है जी। रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में उसको डेवलप किया जाए, ताकि जिस काम के लिए वो बना था उस अच्छे काम के लिए उसका उपयोग होगा। मतलब जल संसाधन के क्षेत्र में वापस उसे नहीं, अन्य किसी भी क्षेत्र में रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है उसको लाने की तैयारी 2-3 चल रही है, उसके लिए पर्याप्त स्थान है। डॉक्टर साहब, हमने तमाम मुद्दों पर आपसे खुलकर बातचीत की। छत्तीसगढ़ में आपकी आवाज़ को बड़ी गंभीरता से सुना जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के 25 साल के मौके पर छत्तीसगढ़ की जनता को कुछ कहना चाहेंगे? आप हैं और हमारे दर्शक हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? छत्तीसगढ़ की जनता के लिए मैं तो यही कहूँगा कि जो अवसर छत्तीसगढ़ की जनता ने मुझे दिया वो अपने आप में उनका आशीर्वाद था कि मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। और आने वाले कल में इस विश्वास के साथ कि छत्तीसगढ़ हमारे तेजी के साथ विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा और छत्तीसगढ़ की जनता की आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा और देश में एक बेहतर स्थान में पहुंचने का प्रयास हम सब करेंगे। आपके जो सहयोग समर्थन दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर रमन सिंह, जिन्होंने अपनी शालीनता, सज्जनता और शुचिता से छत्तीसगढ़ को देश में एक नई पहचान दिलाई। 25 साल पूरे होने के मौके पर उन्हें संतुष्टि है कि जिन कल्पनाओं के साथ अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ के निर्माण की आधारशिला रखी थी, उसे एक सुंदर इमारत का स्वरूप दिया जा सका है। और उन्हें लगता है अभी बहुत कुछ काम करना बाकी है, जो विष्णुदेव साय के नेतृत्व में और छत्तीसगढ़ की पूरी जनता मिलकर कर रही है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, हमारे साथ इस महत्वपूर्ण मौके पर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे याद, सदा प्रणाम।